हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट की गई है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ पे इसके पिछले क्लास में आपको बताए थे दर्पण के बारे में कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण के एक सिंपल से डेफिनेशन बताए थे कि वैसा चिकना और चमकीला सतह आप देख सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है, एक चिकना और चमकीला सतह दिख रहा है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग क्या होता है अवश्य ही रंगा हुआ रहता है। उसे क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? उसे दर्पण बोली जाती है। दर्पण को 3 भागों में बांटी गई है। तो कौन कौन से? उसमें बताए थे समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं के बारे में बताए थे। दूसरी आज की क्लास में आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम गोलीय दर्पण देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। जिस भी दर्पण मतलब जिस दर्पण की परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, मतलब जावना दर्पण की परावर्तक सतह अगर एक खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या बोली जाती है? गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक गोला है, हमने ऐसा कर दिया, ये क्या हो गया? खोखला हो गया। अब एक खोखला हो गया, ठीक है ना, तो ये गोलीय दर्पण है। लेकिन ये कौन सा गोलीय दर्पण है ये पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे आप देख लो ये भी क्या है, ऐसा कर दिया तो ये भी क्या हो गया? एक गोलीय दर्पण हो गया। अब ये कौन कौन सी होती है? तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटी गई है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण होता क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। मतलब जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह, मतलब जो भी दर्पण देखना, जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ दिखे, आप देख सकते हो कि इसकी परावर्तक सतह कैसी दिख रही है, तो इसकी परावर्तक सतह धसी हुई दिख रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम जो होता है, अवतल दर्पण को क्या बोली जाती है? अभिसारी दर्पण भी कही जाती है। अभिसारी का मतलब होता है अगर प्रकाश की किरणें क्या करती है, एक बिंदु पर जमा हो जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज बोली जाती है। तो अवतल दर्पण में अगर ये गुण होगा कि प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर जमा कर दे रहा होगा तभी जाकर इसे अभिसारी दर्पण बोली जाती है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बताई जाएगी। उत्तल दर्पण क्या होता है? जैसे कि हम उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे कि उत्तल दर्पण होता क्या है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह देखो यहाँ पे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कही जाती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कही जाती है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? अपसारी दर्पण होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी परावर्तक सतह कैसी दिख रही है, आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे इसकी अगर परावर्तक सतह देखते हो, अब यहाँ पे देख लो इसकी परावर्तक सतह कैसी दिख रही है, तो इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई दिख रही है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी परावर्तक सतह कैसी दिख रही है बच्चों? ये धसी हुई दिख रही है, तो इसे क्या बोली जाती है? अवतल दर्पण कही जाती है। ठीक है ना, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। जैसे कि वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जानना है तो आप देखो कि ये क्या हो चुका है, यह एक गोला है। ठीक है ना, तो गोला है दर्पण, जैसे कि अब ये दर्पण को क्या कर दिए, अब इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा? ये होगा। तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोली जाती है। क्या बोली जाती है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित की जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपको ये जानना है कि ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, जो गोलीय दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु होता है, उसके मध्य बिंदु को क्या बोली जाती है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुव को P से सूचित की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो
ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह कैसी है? तो इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है। तो इसके गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या बोली जाती है? दर्पण का ध्रुव बोली जाती है। अब इसी से हम ये समझ सकते हैं, और वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और दर्पण का द्वारक। चलिए दर्पण का द्वारक के बारे में जान जाते हैं। द्वारक का मतलब हम इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दर्पण की जो चौड़ाई होगी, इसकी दर्पण की चौड़ाई होगी, आप यहाँ से ऐसे देख लो, तो ये दर्पण की ये जो चौड़ाई होगी, इसी को क्या बोला जाता है? दर्पण का द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ये दर्पण का आपका द्वारक हो गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, आप देख सकते हो कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोली जाती है बच्चों? वक्रता त्रिज्या बोली जाती है। और वक्रता त्रिज्या को r से सूचित की जाती है। जैसे कि आपको इसके बाद हमें ये देखना है कि प्रधान अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको भी रटने की कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये क्या करते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली, ये वक्रता केंद्र हुआ, और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोली जाती है बच्चों? ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या बोली जाती है? प्रधान अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाती है। क्या बोली जाती है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाती है, मुख्य अक्ष भी बोली जाती है इसे। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि फोकस क्या होता है। फोकस की डेफिनेशन को समझना होगा। फोकस एकदम आसान होता है कि गोलीय दर्पण के, आप एक काम कर सकते हो कि फोकस क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को भेजो। जैसे कि गोलीय दर्पण की ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई, तो ये जैसे परावर्तक सतह पर गई तो परावर्तन के बाद क्या करती है, जैसे कि यहाँ पे क्या देख सकते हो कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, इसी बिंदु को क्या बोली जाती है? फोकस बोली जाती है। आगे बात समझ में। अब जैसे कि हमने क्या किया है कि ये गोलीय दर्पण है, उसके प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरणों को भेजे हैं, और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से यहाँ से क्या कर रही है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोली जाती है? फोकस बोली जाती है। फोकस के बारे में अब इसके बाद हम जानेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी क्या होता है, यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? फोकस बोली जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। चलिए एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। ये सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोली जाती है? वक्रता केंद्र बोली जाती है। दूसरी आपको ये बताए थे कि रेडियस क्या होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोली जाती है? वक्रता त्रिज्या बोली जाती है। इसे r से सूचित की जाती है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण की चौड़ाई को क्या बोली जाती है? दर्पण का द्वारक बोली जाती है। इसके बाद आपको बताए थे कि फोकस या प्रधान अक्ष के बारे में समझ सकते हो। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या बोली जाती है? प्रधान अक्ष कही जाती है। इसके बाद हम देखे थे कि फोकस क्या होता है। तो प्रधान अक्ष समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या बोली जाती है? फोकस बोली जाती है। फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोली जाती है बच्चों? फोकस दूरी कही जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आ गया होगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स बनाते चलिए। कल की क्लास में मिलते हैं।